नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या दोस्तों, सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप RSCIT की एग्जाम दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मैं आपके लिए डीप क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो अब की बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में ऐसे कैसे उठा के दिए जाएंगे आपको। सीधी सी बात ये है कि ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है तो आराम से चाय वाय पी करके आराम से क्लास देखिए, क्योंकि बीच में उठना नहीं है और आराम से सभी क्वेश्चनों के आपको भी आंसर देने हैं साथ साथ में। अगर आप साथ साथ में आंसर दोगे ना तो क्लास अच्छी लगेगी आपको और क्लास के जो क्वेश्चन होंगे ना वो एकदम माइंड में ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, एग्जाम में आप इनको गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अच्छी से तैयारी करनी है, तो उस तैयारी की दृष्टि से क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझाना चाहूंगा मैं आपको। कई लोगों का सवाल ये कि सर RSCIT जो पेपर होगा उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। जो पेपर होगा ना RSCIT का, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके पास में। तो दोस्तों वो आएंगे 35 क्वेश्चन। RSCIT के एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। कितने का होता है दोस्तों? 2 नंबर का। तो 35 कितने नंबर की हो गई दोस्तों? 70 नंबर के क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? 35। और एक क्वेश्चन कितने का रहेगा? 2 नंबर का। तो 35 कितने के हो गए दोस्तों? 70 नंबर के हो गए। तो 70 नंबर का टोटल पेपर रहेगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या 35 रहेगी। अब आप बोलोगे कि पास होने के लिए हमें कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो दोस्तों पास होने के लिए आपको 35 में से 14 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे अगर आप पास ही होना चाहते हो। तो मैं तो चाहता हूं कि आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बने, आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर बने, 95 बने या फिर बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाए। लेकिन वो कब बनेगी दोस्तों? जब आप मेरे साथ पूरी मेहनत करोगे, पूरे क्वेश्चनों का आंसर दोगे। तो अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखना कि पास होने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे दोस्तों? 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों? 35। और टोटल नंबर का कितना होगा दोस्तों? 70 का। तो अब अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और सही कितने करने पड़ेंगे दोस्तों, तो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ तक की क्लास क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुपर 50 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला लॉगिन करना, दूसरा रिस्टार्ट करना, तीसरा यहाँ पे एक तरीके से होता है बूटिंग अवस्था और यहाँ पे आता है शट डाउन करना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका आंसर दिया ना, चाहे गलत ही दे दो, लेकिन उससे क्या होने वाला है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन एकदम फिट बैठ जाएगा कि इसका आंसर यही होता है और एग्जाम में आप गलत नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। लॉगिन करना कहलाता है, रीस्टार्ट करना कहलाता है, बूटिंग अवस्था कहलाती है या फिर शट डाउन करना कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या होता है इसका सही जवाब। तो यहाँ पे एक तरीके से कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना, ठीक है, वो कहलाता है दोस्तों एक तरीके से बूटिंग अवस्था। क्या कहलाती है दोस्तों? बूटिंग अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, बूटिंग अवस्था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज ये होने वाला है कि कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना, सर रिस्टार्ट करना भी कहलाता है? नहीं दोस्तों, बूटिंग करना कहलाता है। ये दोनों बूटिंग में आते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर कंप्यूटर को शुरू करना हो गया और रिस्टार्ट करना हो गया दोस्तों तो ये कौन सी अवस्था में आएंगे दोस्तों? बूटिंग अवस्था में आते हैं, बूटिंग करना कंप्यूटर को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कंफ्यूज नहीं होना, बूटिंग करना कहलाता है कंप्यूटर को शुरू करना या फिर रीस्टार्ट करना। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखिएगा, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। वॉलपेपर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, विंडो कहते हैं या फिर फाइल मैनेजर कहते हैं।
बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है ना, मतलब मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है, उसे क्या कहा जाता है? अगर आपने मॉनिटर देखा है, जो एलईडी होती है ना, घरों में एलईडी होती है, वैसे ही कंप्यूटर में जब कनेक्ट हो जाती है ना सीपीयू से, तो उसे मॉनिटर कहा जाता है। तो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? वॉलपेपर कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, विंडो कहा जाता है, या फिर फाइल मैनेजर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? आपके पास है 10 सेकेंड का समय। अगर आपको ये आंसर देना है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी कि हाँ मैं भी आंसर दे रहा हूँ और मेरा सही है गलत है, आपका पता लगेगा आपको। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला वॉलपेपर, दूसरा डेस्कटॉप, तीसरा विंडो और चौथा ऑप्शन है दोस्तों फाइल मैनेजर। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा एक तरीके से डेस्कटॉप। क्या होगा दोस्तों? डेस्कटॉप। मतलब सीधी सी बात ये है, लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर में, वो कहलाती है दोस्तों डेस्कटॉप। क्या कहलाती है दोस्तों? डेस्कटॉप कहलाती है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के चांस सबकी बार। एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है दोस्तों? टास्क बार कहलाती है, आइकन कहलाती है, फोल्डर कहलाती है, या फिर शॉर्टकट कहलाती है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इसका जवाब। आपके लिए फिर से 10 सेकेंड का समय, जाइए कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। तो वापस पढ़ देता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है? एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है दोस्तों? टास्क बार कहलाती है, आइकन कहलाती है, या फिर फोल्डर कहलाती है, या फिर शॉर्टकट कहलाती है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है? जल्दी बताइएगा, किस किस को आता है इसका आंसर। दोस्तों, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर, लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, उसे कहते हैं दोस्तों आइकन। क्या कहते हैं दोस्तों? आइकन कहते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या कहा जाएगा दोस्तों? आइकन कहा जाएगा। तो किस किस का सही था भाई, और किस किस के 3 में से 3 सही है? बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के सही है 3 में से 3। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, 3 तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा की जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? देखिए सामने चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं, उन्हें कहते हैं बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, कंट्रोल पैनल कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं? ठीक है, तो अभी मैंने बताया जस्ट आपको कि डेस्कटॉप किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर ऑन होने पर जो मुख्य स्क्रीन होती है दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो बताइए 3 में से कौन सा राइट है? स्टार्ट मेन्यू है, कंट्रोल पैनल है, या सिस्टम ट्रे है? बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर मांग रहा हूँ कि अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने स्टार्ट कर दिए तो आपका पूरा ध्यान क्लास पे रहेगा और साथ में आप अच्छे से समझ पाओगे सारे क्वेश्चंस को। तो सवाल क्या है दोस्तों, वापिस सुन लीजिएगा। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, सिस्टम ट्रे, या फिर डेस्कटॉप? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है ना, वो होगा दोस्तों सिस्टम ट्रे। क्या होगा दोस्तों? सिस्टम ट्रे होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, सिस्टम ट्रे। किसका ये क्वेश्चन सही था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और अब की बार आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत डीप क्वेश्चन बनाया है, आपकी बुक है ना, उसके अंदर से एक एक क्वेश्चन बहुत डीप से बनाया दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, कैसी लगी 4 क्वेश्चनों की क्लास? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन। 4 तक आपको समझ में आ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अगस्त 2014 में, जनवरी 2015 में, जुलाई 2016 में, या मार्च 2013 में? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा
कब शुरू की गई? आप दे सकते हो इसका जवाब। बहुत इजी, अगर आपने बुक पढ़ी हो RSCIT की तो आराम गया होगा, या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी हो आपने तो आराम दोस्तों इसका आंसर दे सकते हो आप। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है अगस्त 2014 में, जनवरी 2015 में, जुलाई 2016 में, या फिर मार्च 2013 में। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अगर आप देना चाहो इसका आंसर तो आराम से दे सकते हो दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए इसका। बताइए किस किस का सही है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा मैं दे देता हूं, अगस्त 2014। क्या होगा दोस्तों? अगस्त 2014 होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। सवाल क्या है अपना, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई दोस्तों? तो वो की गई दोस्तों अगस्त 2014 में। कब दोस्तों? अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। तो किस किस का सही था 5वां क्वेश्चन? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई मेरा सही था। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। 5 आपको समझ में आ गए होंगे और आप बता भी सकते हो कि 5 में से आपके कितने सही है दोस्तों। किस किस के 5 में से 3 क्वेश्चन सही है ये बताइए पहले तो, और किसके 5 में से 5 सही है। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन आंसर इसका छोटा ही होगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो छठा क्वेश्चन ये है कि एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड, एक छोटा सा या छोटी सी प्लास्टिक कार्ड जिसमें किसी बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट लिमिट होता है, जिससे सामान या सेवाओं की खरीद की जा सकती है, ये क्या कहलाता है? वापिस सुनिए क्वेश्चन। एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड है जिसमें किसी बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट लिमिट होता है, जिससे सामान या सेवाओं की खरीद की जा सकती है, यह क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? वापिस क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा। एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड है जिसमें किसी बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट लिमिट होता है, जिससे सामान या सेवाओं की खरीद की जा सकती है, क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, पहला ऑप्शन डेबिट कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा क्रेडिट कार्ड, या फिर चौथा आधार कार्ड। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है जिससे आप सामान खरीद भी सकते हो, कोई सेवा भी खरीद सकते हो। ठीक है, उसकी लिमिट भी होती है दोस्तों कि इतना ही सामान आप खरीद सकते हो। ठीक है, ओके, तो बताइए दोस्तों क्या कहलाता है वो? तो दोस्तों वो कहलाएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था छठा क्वेश्चन बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप। सही था सर। तो जो चलते हैं अब 7वें क्वेश्चन की ओर। 6 तो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। 7वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे MS वर्ड का। MS वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? वापिस सुनिए क्वेश्चन। MS वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? 4 कुंजी आपके सामने, पहली होम, दूसरी एंड, तीसरी कंट्रोल और चौथी है दोस्तों शिफ्ट। तो बताइए दोस्तों MS वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? बता सकते हो आप। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। पहला ऑप्शन होम, होम की, दूसरा एंड की, तीसरा कंट्रोल की और चौथा है दोस्तों शिफ्ट की। तो सवाल ये है कि अगर मान लो वर्ड में लाइन के अंत में, जैसे मान लो कोई लाइन है उसके अंत में आपको जाना है, अंत में कर्सर को लेके जाना है, तो कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों एंड की। क्या होगा दोस्तों? एंड की। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जो होम की होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, किसी भी लाइन के शुरुआत में कर्सर को लेके आती है। क्या करती है दोस्तों? किसी भी लाइन की शुरुआत में कर्सर को लेके आती है। जबकि एंड की क्या करती है दोस्तों? किसी भी लाइन के अंत में कर्सर को लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मतलब यूज होगा दोस्तों? वो होगा एंड की का। किसका होगा दोस्तों? एंड की का यूज होगा। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों आपको? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है पर्सनल कि भाई मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, RSCIT में कितने क्वेश्चन आएंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, जो भी आपको डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल दौसा कंप्यूटर वाला पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और वहाँ मेरे से पूछ सकते हो RSCIT के बारे में कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम कब होगी, जो भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, आपको और अपडेट चाहिए क्लास की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
सकते हो। जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि भाई कौन सी क्लास कब आएगी, ठीक है, उस सब चीज़ें मैं डालूंगा टेलीग्राम पे। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो फाइल होगी ना दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा दोस्तों। मतलब यही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो सकती है, ठीक है। और अगर आपका ये सवाल है कि सर आपकी क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा क्या, तो दोस्तों मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि सारी क्लास एकदम इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ और ऐसी मतलब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो अब की बार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मेरी सारी क्लास देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, MS वर्ड में सेवेज का कार्य किस शॉर्टकट कुंजी से होता है। मतलब MS वर्ड में हम शॉर्टकट कुंजी ऐसी कौन सी जिससे सेवेज कर सकते हैं, बताइए दोस्तों, किस कुंजी से सेवेज कर सकते हैं हम MS वर्ड के अंदर डायरेक्टली। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, Ctrl+S से कर सकते हैं, या फिर F12 से कर सकते हैं, या फिर Ctrl+A से कर सकते हैं, या फिर Shift+S से कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, किससे हम MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी के द्वारा सेवेज कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, और किस किस को ये अच्छे से क्वेश्चन आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ सभी के कमेंट्स, तो आप बताइएगा ज़रूर इसका आंसर, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपके ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप पूरी तरह क्लास में बने रहोगे। कई बार क्या होता है कि क्लास में तो बने लेकिन अपना ध्यान पूरा प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कई बार ऐसे ही माइंड में कुछ और चल रहा है, क्लास देख रहे हो बस जल्दी जल्दी में, तो क्वेश्चन से आपके क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। तो आपको धैर्यपूर्वक देखना है क्लास, आराम से बैठ के देखो तसल्ली से, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर मुश्किल से ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने इस सवाल के, सवाल वापस पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में, MS वर्ड में सेवेज का कार्य किस शॉर्टकट कुंजी से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, Ctrl+S, F12, Ctrl+A या फिर Shift+S। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए दोस्तों, फिर मैं दूंगा इसका आंसर। टेंशन मत लीजिए, सारी क्लास के आंसर जो 50 क्वेश्चन है 50 के 50 मैं ही दूंगा आंसर, लेकिन अगर आप दे देते हो थोड़ा बेटर लगेगा मुझे भी कि आप क्लास में मज़ा आ रहा है आपको क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों सेवेज का जो कार्य करता है शॉर्टकट की, वो करता है दोस्तों F12। क्या करता है दोस्तों F12। किस किस का सही था भाई, F12। अब बात करें Ctrl+S की, तो Ctrl+S क्या करता है दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करता है। क्या करता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सेव करता है। और यहाँ पे Ctrl+A की बात करें तो क्या होता है, ऑल डॉक्यूमेंट क्या करता है दोस्तों, सेलेक्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है आपका उसको क्या करेगा, सभी जो भी करेक्टर वर्ड लेटर होंगे सबको क्या कर देगा दोस्तों, चयनित कर देगा या सेलेक्ट कर देगा। कौन कर देगा, Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट। क्या करेगा दोस्तों, ऑल सेलेक्ट। जबकि Ctrl+S क्या करेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करेगा। और F12 क्या करता है दोस्तों, सेव एज पर डायरेक्ट पहुंचा देता है हमको। जैसे आपकी MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खुल रहा है और उसको सेव एज करना चाहते हो तो F12 प्रेस कर दो। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि दोस्तों सेव एज क्या होता है। बताइए दोस्तों सेव एज क्या होता है, क्या काम आता है सेव एज। सेव मतलब होता है सेव करना, लेकिन सेव एज क्या कहलाता है दोस्तों, जब मान लो कोई फाइल पहले से ही सेव है अपनी और उसको वापस किसी और नाम से अगर आपको सेव करना है ना दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों सेव एज। क्या कहते हैं, सेव एज। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि मान लीजिए कोई फाइल पहले से ही सेव है और उसकी कॉपी के रूप में दूसरे नाम से उसको सेव करना चाहते हैं हम, तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, सेव एज का करेंगे हम। ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, और क्वेश्चन ये उठ गया जो, तो आपको आंसर पता लग ही गया इसका। तो कैसी लग रही क्लास 8 क्वेश्चन तक, अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सामने नवा क्वेश्चन है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब होता है। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब होता है, मतलब किस टैब में हम पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है होम, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है दोस्तों लेआउट, और चौथा है दोस्तों डिजाइन। बताइए दोस्तों MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोगी होता है, या कौन सा टैब होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा लेआउट और चौथा है दोस्तों डिजाइन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो अगर आपको आता है तो बताइए दोस्तों जल्दी से कि किस टैब के अंदर हम पेज का या MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। होम में बदल सकते हैं, इंसर्ट में, लेआउट में, या फिर डिजाइन में। 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए किस टैब में उपयोग करते हैं हम पेज ओरिएंटेशन का। दोस्तों जो सही जवाब होगा इसका वो होगा
लेआउट। क्या होगा दोस्तों? लेआउट। लेआउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों सामने। 10वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा एक ही पत्र में कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, मतलब एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेज नंबर जोड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पेज बॉर्डर लगाने के लिए। तो बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन पेज नंबर जोड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन पेज बॉर्डर लगाने के लिए। 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेल मर्ज का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों एक। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, और पेज बॉर्डर लगाने के लिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन मैंने रख दिया आपके सामने और एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा हुआ है। दे दीजिए इसका आंसर जल्दी से। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा हो और एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज अगर आपने पढ़ रखा हो तो इसका जवाब आप चुटकियों में दे दोगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। क्या होगा दोस्तों? एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। तो दोस्तों 10वें का आंसर आपको मिल गया कि एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? मेल मर्ज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मेल मर्ज करते हैं। ध्यान रखना मेल मर्ज कब किया जाता है? जब हमें एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजना होता है। तो कैसी लग रही क्लास दोस्तों? ये अच्छी लग रही है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस क्लास के अंदर है पूरे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन लेने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। क्लास बीच में छोड़ के मत भागिएगा क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है और RSCIT में पास होने के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे 50 में से जो आपको ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से। 11वां क्वेश्चन ये है कि एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आ सकता है। अब तक आया नहीं है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव किया जाता है, या फिर सीधा बोलूं मैं एमएस वर्ड में पीडीएफ कैसे बनाई जाती है? कंट्रोल पी प्रेस करके, कंट्रोल एज सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर, या फिर प्रिंट स्क्रीन दबाकर, या इंसर्ट टैब में जाकर के। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप दे सकते हो आराम से। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? बताइए दोस्तों कैसे किया जाता है सेव? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला कंट्रोल+P, दूसरा सेव एज में जाकर के, मतलब सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर, या फिर प्रिंट स्क्रीन दबा करके, या इंसर्ट टैब में जाकर के। बताइए दोस्तों 10 सेकंड का समय आपके सामने है, तो उम्मीद है आप इसका जवाब दे ही दोगे अगर आपने एमएस वर्ड में पीडीएफ बनाई है तो। अब मुझे बताइए एमएस वर्ड में पीडीएफ किस किसने बनाई है भाई? ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, फिर मैं देता हूँ इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर। मतलब सेव एज में जाइए पहले और फिर आपको क्या चुनना पड़ेगा दोस्तों? पीडीएफ चुनना पड़ेगा। कंट्रोल+P यानी क्या होता है दोस्तों? प्रिंट करना। क्या होता है दोस्तों? प्रिंट करना। अगर मैं इस सवाल ये होता, मान लीजिए कि एमएस वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो कंट्रोल+P दबाया जाता है। लेकिन सवाल क्या था अपना कि एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव करने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों बताइए क्या किया जाता है? सेव एज में जाएंगे हम और वहां जाकर के क्या चुनेंगे दोस्तों? पीडीएफ चुनेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको 11वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। और ये क्लास कैसी लग रही है? कोई बोर थोड़ी ना हो रहा है भाई? अगर बोर हो रहा है तो बीच में जाकर के मतलब वीडियो को पॉज करके चाय पानी पी सकता है आराम से, जिससे आपको और बेटर क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों। चाय पानी पीना है और कुछ नहीं पीना, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है 12वां, कि एमएस वर्ड में किस शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है?
MS वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है? बताइए दोस्तों, किस कुंजी से हम करेंगे? MS वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच हम किस कुंजी से कर सकते हैं? पहला ऑप्शन F7, दूसरा F1, तीसरा F5 और चौथा है दोस्तों कंट्रोल प्लस F। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में अगर हमें किसी शब्द की वर्तनी या व्याकरण कि वो सही है गलत है उसकी जांच हम करेंगे तो मतलब कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे? F7 करेंगे, F1 करेंगे या फिर F5 करेंगे या फिर कंट्रोल F करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या हमें प्रेस करना पड़ेगा अगर हमें किसी शब्द की वर्तनी या व्याकरण जांच करनी है? तो आप बता सकते हो इसका आंसर, बहुत ईजी है वैसे। और क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सभी को आ गया ना भाई, कि किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण मतलब वो सही है या गलत है वो जांचने के लिए कंप्यूटर के हिसाब से या MS वर्ड के हिसाब से तो किसको प्रेस करेंगे हम? F7 को करेंगे, F1 को करेंगे या F5 को करेंगे या कंट्रोल F को करेंगे? बताइए दोस्तों, किसे हम कर सकते हैं? जल्दी बताइएगा इसका जवाब। आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। 12वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? F7 आएगा, F1 आएगा, F5 आएगा या फिर कंट्रोल F आएगा? जल्दी से बताइएगा क्या आएगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। दोस्तों, MS वर्ड में किसी शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच अगर किसी कुंजी से की जाती है तो वो की जाती है दोस्तों F7 से। किससे दोस्तों? F7 से की जाती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, F7 से। अगर सवाल ये आता है दोस्तों कि डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, तो वो करेंगे दोस्तों F5। F5 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी काम आती है दोस्तों? F5 आती है। ठीक है, तो कैसे करिए दोस्तों क्लास, लेकिन ध्यान रखना हमेशा फंक्शन कुंजियां जो होती है ना दोस्तों वो हर जगह अलग अलग काम आती है। अब जैसे बात करें कि F5 कुंजी पावर पॉइंट में क्या काम आती है तो वहां अलग काम आती है। ठीक है, वहां पे स्लाइड शो चलाने के लिए काम आती है आपको F5। ठीक है, नोटपैड के अंदर क्या काम आती है? डेट एंड टाइम के लिए काम आती है F5। और डेस्कटॉप पे क्या काम आती है? रिफ्रेश करती है। तो ये जो कुंजियां है ना दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग काम आती है। तो हमेशा ध्यान रखना कुंजियों का अगर कोई आंसर पूछता है, जैसे यहाँ पे साफ लिख रखा है कि शब्द की वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इनका जो जवाब दोगे तो प्रॉपर पता होना चाहिए कि पूछ किसकी रहा है। कई बार हमको क्या पता रहता है कि F5 से रिफ्रेश होता है भाई, लेकिन सवाल यह है कि नोटपैड में F5 क्या काम करती है? तो रिफ्रेश नहीं करती। क्या करती है F5 नोटपैड में? डेट एंड टाइम लेके आती है। तो सीधी सी बात है, इन कुंजियों का उपयोग पता होना चाहिए आपको अच्छे से, और यही पता होना चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन में ये कुंजी क्या काम करती है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक की क्लास कैसी लगी आपको? 12 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं भाई? अगर जिस बंदे के 12 में से 9 सही है ना तो बहुत सेफ स्कोर जा रहा है उसका और बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला है। 12 में से 9 क्वेश्चन किस किस के सही है भाई? जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13वां क्वेश्चन है एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वापिस सुनिए क्वेश्चन, एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है .docx, दूसरा है .xlsx और तीसरा है .pptx या फिर .xlsm। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका? तो ये सवाल जो होता है ना आ जाते हैं ऐसे कैसे, पिछले एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। मतलब जो एक्सटेंशन होते हैं ना फाइल के ये आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब MS वर्ड का कर लीजिए, आप एक्सेल का कर लीजिए, पावर पॉइंट का कर लीजिए, तो इनका एक्सटेंशन जरूर आता है दोस्तों एग्जाम के अंदर। और वहाँ से तीनों मतलब जो MS वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है ना, तो उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाता है। ठीक है, इस जगह से मतलब एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेल का यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चलो पहले आप बताओ, 10 सेकंड आपको देता हूँ मैं, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है भाई। 10 सेकंड आपके सामने और मैं चाहता हूँ 10 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे दीजिए आराम से। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। 10 सेकंड आपके सामने हैं, दीजिए जल्दी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है मैं दे देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों बी ऑप्शन। एक्सेल का होता है दोस्तों .xlsx।
अब बात करें कि DOCX क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है MS वर्ड का। किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का। सवाल ये आया, मान लीजिए कि MS वर्ड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, तो होता है .docx। क्या होता है दोस्तों, .docx। और जो पावर पॉइंट की बात करें हम, तो वो होता है दोस्तों .pptx। क्या होता है दोस्तों, .pptx। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है आपके बार एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट पे टिक यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें MS वर्ड की तो होता है .docx, बात करें एक्सेल की तो होता है .xlsx, और बात करें हम पावर पॉइंट की तो होता है दोस्तों .pptx। क्या होता है दोस्तों, .pptx। तो लगा लीजिए यहाँ पे एक्सेल की बात करें तो बी ऑप्शन पे टिक, बी ऑप्शन सही होगा इसका। और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए दोस्तों कि MS वर्ड का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल का क्या होता है, और यहाँ पे पावर पॉइंट का क्या होता है। तो तीनों क्लियर हो गए दोस्तों। ध्यान रखना, बार बार अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये याद हो जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है। पहला होम टैब, दूसरा इंसर्ट टैब, तीसरा पेज लेआउट टैब, और चौथा है दोस्तों व्यू टैब। बताइए दोस्तों, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है। 4 टैब आपके सामने, पहला होम टैब, दूसरा इंसर्ट टैब, तीसरा पेज लेआउट, और चौथा है दोस्तों व्यू टैब। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको मिल रहे हैं 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड में बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोगी होता है। अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी दोस्तों, तो एक्सेल के अंदर चार्ट आपने पढ़े होंगे, तो बताइए चार्ट कहाँ से आप इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। होम टैब से करेंगे, इंसर्ट टैब से करेंगे, पेज लेआउट टैब से करेंगे, या फिर व्यू टैब से करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय, आराम से गहरी सांस लीजिए और जवाब दीजिए इस सवाल का। देखते हैं किस किस का मतलब सही होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, उम्मीद ही कर सकता हूं, मैं तो जबरदस्ती करूंगा नहीं आपसे सवाल का आंसर देने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, इंसर्ट टैब। क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट टैब होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, वो होगा दोस्तों इंसर्ट टैब। क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट टैब होगा। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई, बताइए जल्दी। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 15वां। उम्मीद है यहाँ पे 14 सवाल आपको सही समझ में आ गए होंगे। तो 15 सवाल है दोस्तों एक्सेल से ही। एक्सेल में सेल A1 से B5 तक के चयन को कैसे लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे एक्सेल के अंदर A1 से B5 तक जो भी डाटा होता है उसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों कैसे लिखा जाता है। मतलब जो रेंज होती है ना A1 से B5 तक की, उसको कैसे लिखा जाता है। अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो इतना तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन में देता हूँ आपको सामने। पहला ऑप्शन A1, यहाँ पे देखो सेमीकोलन है साथ में, क्या है दोस्तों, सेमीकोलन है, ठीक है। A1 सेमीकोलन एक तरीके से B5, या फिर A1 ये रेंज दे रखी है यहाँ पे ऐसी B5, और यहाँ पे आ रहा है A2 से A1 टू B5, और यहाँ पे आ रहा है A5, B5। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसमें बात ये है कि अगर मान लो आपको किसी रेंज को, एक्सेल के अंदर किसी रेंज को दर्शानी होती है ना दोस्तों, जैसे मान लो A1 से B5 या फिर C1 से D4, तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसा चिन्ह आता है दोस्तों, बीच में दिखाई दे रहा है आपको चिन्ह, ऐसा चिन्ह आता है। एक तरीके से मैं लिख दिया यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे ग्रामर एरर आ जाती है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ वापिस से ऐसा। ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसा सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कर्सर के पास में। तो ये चिन्ह दिखाता है दोस्तों रेंज को। तो दोस्तों ऐसा चिन्ह कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन में। तो एक रेंज है दोस्तों A1 से B5। तो ऐसा जो डॉट डॉट है ना, ये बीच का ये आपको एक तरीके से मिलता है दोस्तों। मैं सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ऐसा मिलेगा दोस्तों जो भी सेल की रेंज होगी ना उसको दर्शाने के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, ठीक है। तो किस किस का सही था, किस किस ने कोशिश की थी इस सवाल का जवाब देने की। और अब बताइए 15 में से 12 सवाल किसके सही है दोस्तों, 15 में से 12 किसके सही है, जल्दी बताइएगा। अगर जिसके सही है तो एक सेफ स्कोर में चल रहा है अभी तक, कोई डाउट नहीं है। अभी 50 क्वेश्चन करने हैं अपन को, ध्यान रखना। और 50 में से 45 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं दोस्तों। उम्मीद है 40 दे दो, चलो 40 आपको देने हैं 50 में से। देखते हैं 50 में से 40 का जवाब किस किस को आता है, किस किस की तैयारी बेस्ट है, पता लग जाएगा आज इस क्लास के अंदर। तो 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। अभी तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों उनमें से, ठीक है। और धीरे धीरे क्लास और
हैवी होने जा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहता है देखिएगा, एक्सेल में क्या पिवोट टेबल का उपयोग होता है, मतलब एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्या होता है, मतलब क्या काम करता है पिवोट टेबल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए करता है, चार्ट बनाने के लिए करता है, डेटा एनालिसिस करने के और सारांश के लिए करता है, डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए, या फिर कॉलम हटाने के लिए। बताइए दोस्तों, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, दूसरा चार्ट बनाने के लिए, तीसरा डेटा एनालिसिस करने और सारांश के लिए, या फिर कॉलम हटाने के लिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा 16वें क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको आता है तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी से, कि एक्सेल में पिवोट टेबल बनाने का क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए बनाते हैं, चार्ट बनाने के लिए बनाते हैं दोस्तों, या फिर डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए बनाते हैं, या फिर कॉलम हटाने के लिए बनाते हैं। किस किस ने एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल पढ़ रखी है, अगर पढ़ रखी है तो उसको आसानी से, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका जवाब देने में उसको। ठीक है, बताइए दोस्तों किस किस ने पढ़ रखी है एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल। पढ़ी तो है ना भैया आपने एक्सेल, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक्सेल महत्वपूर्ण है, कम से कम 4 से 5 सवाल एक्सेल के अंदर से आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। किसके लिए दोस्तों, डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों, डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, और 16वें का आंसर किस किस को पता था पहले से ही, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको पता होगा तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेल अच्छे से पढ़ रखी है और एक्सेल में आपकी अच्छी खासी कमांड बनी हुई है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है 16 में से आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हो मेरे से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों, 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन खाया देखिए दोस्तों ये रहा। अब आ जाती है आपकी फुल फॉर्म्स। ध्यान रखना जो फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, मतलब 35 में से 1-2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के, मतलब एक क्वेश्चन आएंगे, पूरा नाम पूछा जाएगा आपका, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म दे देंगे उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे, रैम का फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों क्या है रैम का फुल फॉर्म। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो, इसका जवाब आसानी से दे सकते हो दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा क्या होता है रैम का फुल फॉर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रैपिड एक्शन मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है रीड एक्टिव मेमोरी। तो बताइए दोस्तों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रीड एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है यहाँ पे रैपिड एक्शन मेमोरी, और चौथा दोस्तों ऑप्शन है रीड एक्टिव मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रैम और रोम दो आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर के अंदर, तो आपसे दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब पूछा जा रहा है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको आता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, और जो कमेंट करता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये रीड कर रहा है और मेरे साथ मेहनत कर रहा है पर्सनली। ठीक है, और दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी RSAT में पास होने के लिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दोस्तों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा इसमें, और ये क्लास भी आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो 17 क्वेश्चन, मतलब 17वां चल रहा है, 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और 17वां क्वेश्चन है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका जवाब आपको देना है 10 सेकंड के अंदर। देखते हैं कौन कौन बंदा इसका आंसर दे पाता है भाई। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्शन मेमोरी, या फिर रीड एक्टिव मेमोरी, क्या है। जो भी सही है उसको बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये ऑप्शन सही है। देखते हैं किस किस का सही होता है ये क्वेश्चन। दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और 17वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18वां।
सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? मतलब एक तरीके से कॉमन सवाल है, ये कई बार आ जाता है ऐसे कैसे, इसलिए इसको लिया है मैंने इस सीरीज के अंदर। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 18वें क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है ये। तो सीपीयू देखा होगा, बस आपको फुल फॉर्म बतानी है उसकी। और कई लोगों को, मतलब 90% लोगों को इसका जवाब आता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर तो 90% लोगों का ये सवाल सही होने के चांस है, क्योंकि सबको पता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको भी पता है, बताइए क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई बहुत थोड़ी ना हो रहे हो, अभी क्लास लंबी चलेगी, अभी 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन अगर कोई देख लेता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एग्जाम में पास होने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बनना है पास होने लायक आज, तो देखिए पूरी क्लास। ठीक है, और इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन देता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस किस का सही है बताओ भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन पे लगा लीजिए टिक यहाँ पे। किस किस का सही है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको देख, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चंस याद नहीं हो रही तो आप लिख भी सकते हो कॉपी के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाइए, कॉपी उठाइए और आराम से नोट कीजिए क्वेश्चन, उसका आंसर भी नोट कर लीजिए, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो नोटबुक में भी आप उतार सकते हो इनको, अगर आपको ज्यादा याद नहीं हो रहे हैं तो। और आपकी प्रोसेसिंग अच्छी है, मतलब याद अच्छे हो रहे हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हो आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या था दोस्तों? वो था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या था दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस किस का सही था भाई? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आपके सही हो गए 18। किसके 18 में से 18 सही है बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसकी तैयारी इतनी बेटर है कि 18 में से 18 सही है भाई? और किसके 18 में से 15 सही है वो बता सकता है? और किसके 18 में से एक भी सही नहीं है? ऐसा भी है कोई जिसके 18 में से एक भी सही नहीं है? मजाक कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे सही होंगे मुझे पता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 18 सवाल हो चुके हैं पूरे। अगला सवाल क्या है देखिए दोस्तों ध्यान से, 1900 सवाल आ रहा है सामने। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड सीरियल बस, तीसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म सीरियल बस और चौथा ऑप्शन यूनिक सीरियल बस। बताइए दोस्तों यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। मतलब एक तरीके से यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, बार बार यही कह रहा हूँ, तो आपको अच्छे से याद करनी है फुल फॉर्म से आपको। और मैं जो भी अगली सीरीज आएगी उसके अंदर और भी फुल फॉर्म लेके आऊँगा, तो मैं मतलब सारी फुल फॉर्म ले आऊँगा। अगर आप मेरी क्लास देखते हो तो एक भी फुल फॉर्म क्लास से आउट नहीं जाएगी, ध्यान रखना। तो आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए मेरी क्लास का तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों। तभी आपको अपडेट मिल पाएगी और तभी आपको अगली क्लास का पता लग पाएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, दोसा कंप्यूटर वाला, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं ना दोस्तों वो टेलीग्राम पे आते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है, कोई बात मेरे से आप पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा। ठीक है, दोसा कंप्यूटर वाला। तो दोस्तों बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस या फिर यूनिक सीरियल बस। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? तो दोस्तों 19वें में जो सही जवाब होगा आपने दे दिया होगा शायद, मैं दे देता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। किस किस का सही था भाई बताइए जल्दी से, किस किस का ये क्वेश्चन सही था? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे सही हो गया होगा दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, 20वां क्वेश्चन ये है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, पहला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज या फिर चौथा ऑप्शन है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार एग्जाम में आ जाती है, अब की बार भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन पढ़िए आप अच्छे से और बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। साथ में बताइए कि आप किस शहर से मुझे आप देख रहे हो। ठीक है, आपके शहर में इस जो वीडियो है इसको सब जगह शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि आप शेयर करोगे ना उन लोगों को, तब बहुत हेल्प मिलेगी और आपको दुआ देंगे मन से कि बहुत अच्छा किया, मेरे को ये सवाल मतलब एक क्लास सेंड कर दिया आपने। दोस्तों HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों HTML की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस किस का सही था भाई, ये ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस किस का सही था, जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21वां। 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और हाँ 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही है बताइए जल्दी से आप, कि 20 के हमने लगातार आंसर दिए थे और 20 में से हमारे 18 सही है, एक 17 सही है, एक 15 सही है, जितने भी सही है बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल क्या है, देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। HTTP का क्या मतलब फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों HTTP की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों किस किस का सही था ये HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है। अब सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि HTTP और एक हो जाता है S और आ जाता है सामने, तो S का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों, सिक्योर होता है उसका मतलब। तो HTTP आ जाता है तो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लगा लीजिए टिक ए ऑप्शन पर। किस किस का सही था भाई 21वां। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, PDF का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी तो काफी बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। PDF का फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों क्या है PDF का फुल फॉर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पब्लिश्ड डाटा फॉर्मेट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर पब्लिश्ड डाटा फॉर्मेट। बताइए दोस्तों क्या होगा 22वें का सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, और सभी ने PDF का यूज किया होगा दोस्तों। अगर आपने भी किया है तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बी ऑप्शन में टिक लगा लीजिएगा। और किस किस का ये मतलब सवाल सही था जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस किस का सही था भाई PDF का फुल फॉर्म। और 22 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके 22 में से 22 सही है भाई, जल्दी से बताइएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ आपके 22 में से 22 सही है, और अगली क्लास में उसका नाम भी ले सकता हूँ मैं जिसके 22 में से 22 सही है यहाँ तक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। बिना किसी देरी के चलते हैं अब। तो दोस्तों 23वां जो क्वेश्चन है ना, वो क्या कह रहा है दोस्तों, URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों URL का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, दूसरा यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। बताइए दोस्तों क्या होगा चौथे का सही जवाब, मतलब सॉरी 23वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, तीसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। बताइए दोस्तों चार में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, मतलब URL की फुल फॉर्म क्या है भाई, चारों में से बताइए जल्दी से। कौन कौन बता रहा है इसका आंसर। 10 सेकंड का समय आपके सामने। 10 सेकंड में वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और दीजिए इसका आंसर। देखते हैं किस किस का आंसर सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आ सकती है फुल फॉर्म अब की बार एग्जाम में, तो क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस किस का सही है भाई, जल्दी से बताइए किस किस का सही है ऑप्शन। सी ऑप्शन URL का फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 24वें सवाल की ओर।
तो भाई बहुत थोड़ी ना हो रहे हो आप, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है और भी थोड़ी होने वाली है, लगभग आधी क्लास फिनिश हो चुकी है। 23 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन है अपने पास। और बोर नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पास भी होना है। घर वालों को ये मतलब एक तरीके से सरप्राइज देना है दोस्तों आपको कि हम पास हो गए अब की बार। और मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी धन्यवाद दो कि आपकी वजह से हम पास हो गए, ठीक है। इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने ही कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छे से क्लास ऑब्जर्व करनी है तो, मतलब अच्छे से क्लास देखनी है तो ध्यान रखना। आप मुझे चाहे धन्यवाद दो चाहे मत दीजिए, लेकिन इस क्लास को जरूर देखिए अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। क्योंकि RSCIT में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनका लेवल थोड़ा कम ही होता है, लेकिन लेवल ही होता है एक तरीके से। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे वहाँ पे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने हैं दोस्तों, ठीक है। और जल्दी जल्दी इनका आंसर भी देने की, मतलब एक तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए कि आंसर देने हैं हमको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, LAN का फुल फॉर्म क्या है। LAN मतलब लैन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, या फिर लोकल एक्सेस नोड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए आप, क्या होता है लैन का फुल फॉर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, या फिर लोकल एक्सेस नोड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद है आप आसानी से दोगे इसका आंसर। तो 10 सेकंड का समय आपके सामने, जाइए कमेंट बॉक्स में और दीजिए इसका आंसर। 10 सेकंड वेट कर लेता हूं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 24वां क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, या लोकल एक्सेस नेटवर्क। भाई थोड़ी हिम्मत कीजिए कमेंट में आंसर देने की, देखते हैं कौन कौन देता है इसका आंसर सही। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 24वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, SMS का फुल फॉर्म क्या है। SMS तो आपने भेजे होंगे दोस्तों, किस किस ने SMS भेजे हैं भाई टेक्स्ट में, बताइए। क्योंकि ये तो हर कोई भेजता है दोस्तों, आपने भेजे होंगे। तो किस किस ने SMS भेजे हैं भाई, कौन कौन SMS से बात करता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो SMS की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी। तो सवाल ये है कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल मैसेज सर्विस, या स्मॉल मैसेज सिस्टम, या फिर शॉर्ट मैसेजिंग सॉल्यूशन, या फिर शॉर्ट मैसेज सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये बता दीजिए कि सर, मतलब आप बताइए मुझे कि किस किस ने मैसेज का पूरा लाभ उठाया है फोन में। तो बताइए दोस्तों SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। SMS होता है किसी को संदेश भेजना, ठीक है। किसी को कुछ लिख करके भेजना क्या कहलाता है दोस्तों, SMS कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी को लिख करके अपनी सूचना देना, ठीक है, कुछ भी बात करना SMS के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन SMS क्या होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, सिंपल मैसेज सर्विस, स्मॉल मैसेज सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सॉल्यूशन, या फिर शॉर्ट मैसेज सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट मैसेज सर्विस। किस किस का सही था भाई, बताइए जल्दी। शॉर्ट मैसेज सर्विस। दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपकी 20 से ज्यादा इनमें से क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों, 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, IP का फुल फॉर्म क्या है। IP का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाता है दोस्तों, IP का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट प्रोसेस, तीसरा इंटरनेट प्रोसेसिंग, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा दोस्तों 26वें का सही जवाब, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, इंटरनेट प्रोसेस होगा, इंटरनेट प्रोसेसिंग होगा, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बोर थोड़ी ना हो रहे हो आप। अगर कोई बोर हो जाता है तो चाय वगैरह पी लीजिए, जिससे एनर्जी आ जाएगी थोड़ी आपको, क्योंकि आज लंबी क्लास ले रहे हो ना थोड़ी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा थक गए होंगे आप, तो आराम कर लीजिए। लेकिन क्लास देखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पास होना है ना, तो एकमात्र रास्ता है मेरी क्लास देखने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, और आपको भी लग रहा होगा दोस्तों। और आप अगर सारे आंसर दे पा रहे हो तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है दोस्तों, इसलिए आप सारे आंसर आप दे पा रहे हो। ठीक है, आपने बहुत अच्छे RSAT तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप पूरे आंसर दे पा रहे हो। देखते हैं दोस्तों कौन कौन पूरे आंसर दे पा रहा है इसका, तो लास्ट में पता लगेगा कि 50 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। लेकिन आप भी बताइए मुझे, IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोसेस होता है, या फिर इंटरनेट प्रोसेसिंग होता है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा क्या होता है दोस्तों। जो 26वें का जो सही जवाब है वो है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो किस किस का सही था भाई ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। तो 27 सवाल क्या है दोस्तों, कीबोर्ड से आ गया है यहाँ पे कि प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग है। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला स्क्रीन बंद करने के लिए, दूसरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन सेव करने के लिए, या पेज प्रिंट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा कि किस किस ने कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन की का मतलब प्रिंट स्क्रीन की देखी है, मुझे बताइए कीबोर्ड के अंदर किस किस ने प्रिंट स्क्रीन की का यूज किया है, जल्दी से बताइए। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपने मतलब कोई प्रैक्टिकल क्लास ली है, तो बताइए दोस्तों किस किस ने कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग किया है या देखी भी है। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये की देखी नहीं अभी तक भाई, मेरे को पता ही नहीं कौन से की है, देखी नहीं मैंने आज तक। ऐसा भी कोई है क्या शख्स? और किस किसी ने देख लिया की, जल्दी बताइएगा, फिर इसका आंसर भी मैं दूंगा दोस्तों। अगर किसी ने देख ली तो पता होगा इसका आंसर भी आपको, तो जल्दी से बताइए कौन कौन ने देख ली कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन की, फिर इसका आंसर दूंगा मैं। तो दोस्तों जिसका सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मतलब स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना दोस्तों, तो वो लेते हैं हम प्रिंट स्क्रीन से। किससे लेते हैं दोस्तों? प्रिंट स्क्रीन की आती है जिसमें लिखा है PRTSCN लिखा आता है उसकी के ऊपर, तो उसकी से हम क्या लेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्या लिखा आता है उसमें? PRT और SCN लिखा जाता है कई बार उसकी के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रिंट स्क्रीन की बोलते हैं। और वो किस काम आती है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेने के काम आती है। आपने मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट लिया होगा दोस्तों, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो वहां पे हम प्रेस करेंगे दोस्तों कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करेंगे। ठीक है, जो MS वर्ड में आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट आराम से, एक्सेल में भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप लेके देखिएगा एक बार स्क्रीनशॉट। ओके, तो 27 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और कौन कौन ऐसा शख्स है जिसके 27 में 27 सही है, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, भाई मेरे 27 में 27 सही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए। क्या है दोस्तों? विंडोज प्लस ई का उपयोग होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप आ जाता है तो ज्यादातर ये क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं दोस्तों। विंडोज प्लस ई का उपयोग होता है, मतलब विंडोज क्या होता है? विंडोज की होती है, क्या होती है दोस्तों? विंडोज की से स्टार्ट बटन भी बोल देंगे और विन की भी बोल सकते हैं। मतलब एक की होती है दोस्तों विंडोज की, उसके साथ में अगर आप यहाँ पे ई प्रेस करते हो तो मतलब इसका उपयोग क्या होता है? एक्सेल खोलने के लिए होता है, ईमेल खोलने के लिए होता है, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, या फिर एग्जिट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। चार ऑप्शन आपके सामने कि विंडोज प्लस ई का उपयोग किस लिए होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों किस लिए होता है। अगर आपने कंप्यूटर चलाया है और आपने मान लो किसी फाइल में जाना है आपको, कोई इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं उनको एक साथ देखना है, तो आपने इसका उपयोग किया होगा दोस्तों शॉर्टकट के रूप में। ठीक है, अगर किया है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। और अब की बार महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, देखना आ सकता है 100% चांसेस के। तो दोस्तों विंडोज प्लस ई का जो उपयोग होता है वो एक्सेल खोलने के लिए नहीं होता है बिल्कुल भी, ना ही ईमेल खोलता है दोस्तों। वो क्या काम करता है? फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे एक तरीके से आएगा इसमें, जो मतलब इसका जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन। लगा लीजिए ठीक है यहाँ पे सी ऑप्शन पे। किस किस का सही था दोस्तों? किस किस ने 28वें में सी ऑप्शन मतलब सी दिया है कमेंट बॉक्स में आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 28 आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि विंडोज की क्या काम आता है दोस्तों, पता लग गया क्या काम आता है, पढ़ लीजिए आराम से क्या काम आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर बिना किसी देरी के। 29 सवाल क्या है दोस्तों?
कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है? ध्यान रखना, आरएससीआईटी के एग्जाम के अंदर शॉर्टकट की से भी सवाल बनेंगे दोस्तों। शॉर्टकट की से काफी सारे सवाल बनेंगे दोस्तों, तो आपको शॉर्टकट की भी याद रखनी है। और वहीं से इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे ना तो इसका काम क्या होता है? बताइए दोस्तों, क्या काम होता है इसका? पहला ऑप्शन दस्तावेज को सेव करना, दूसरा कर्सर को अंत में ले जाना, तीसरा कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना, या फिर नया डॉक्यूमेंट खोलना। बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस होम का कार्य? जल्दी से बता दीजिए आप। ठीक है, मैं देता हूं आपको 15 सेकंड का समय आपकी बार, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इसको एक तरीके से क्लियर करना जरूरी है दोस्तों। तो पहले आप बताइए किस किस को आता है, फिर बोलोगे बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, मैं वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है? दस्तावेज को सेव करना, कर्सर को अंत में ले जाना, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना, या नया डॉक्यूमेंट खोलना। वापिस सुनिए ऑप्शन, दस्तावेज को सेव करना, कर्सर को अंत में ले जाना, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना, या फिर नया डॉक्यूमेंट खोलना। क्या होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस होम का कार्य? जल्दी से बता दीजिए आप, कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है दोस्तों? अगर आपको आता है तो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको ये क्लास है ना एकदम जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। इसलिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको याद रहनी चाहिए और आप बोर ना हो क्लास से। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बोर हो रहे हैं क्लास से भाई? तो उन लोगों से एक ही बात कहूंगा मैं, जाइए पहले चाय पानी पीजिए आराम से, फिर आइएगा, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाएगा उससे और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। तो दोस्तों बताइए कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या होता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस होम का जो कार्य होता है दोस्तों, वो क्या काम करता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना। किसके शुरुआत में ले जाना दोस्तों? डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। अगर आप कीबोर्ड से मान लो कर्सर आपका कहीं भी है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन एक डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। डॉक्यूमेंट की शुरुआत कहाँ है दोस्तों? यहाँ से हो रही है डॉक्यूमेंट की शुरुआत, ये मान लेते हैं अपन। सपोज कीजिए डॉक्यूमेंट है, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, कर्सर आपका यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से सीधा उठ करके कहाँ पहुंच जाएगा? कंट्रोल प्लस होम से यहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, मतलब कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। और मान लीजिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर्सर मान लो आपका यहीं पे है और आप सिर्फ होम प्रेस करते हो तो कर्सर कहाँ पहुंचेगा? लाइन की शुरुआत में। मतलब इस लाइन की शुरुआत कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है। और डॉक्यूमेंट की शुरुआत कहाँ है दोस्तों? वो यहाँ पे है। समझ में आ गया आपको? तो सीधी सी बात ये है, दस्तावेज सेव करने में नहीं आता, कर्सर को अंत में ले जाना, कर्सर को अंत में ले जाना भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना। तो लगा लीजिए यहाँ पे 29वें में सी का ऑप्शन पे टिक। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? अगर समझ में नहीं आया तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो और बताइए मुझे किस किस को क्वेश्चन समझ में आया। तो अब चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज में कौन सी की आती है? कीबोर्ड पर नेविगेशन की में कौन सी की आती है? बताइए दोस्तों कौन सी की आती है नेविगेशन की में? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट, तीसरा टैब एस्केप, या फिर F1 से F12। बताइए दोस्तों कीबोर्ड पर नेविगेशन की कौन सी की होती है? एक तरीके से बता सकते हो आप कि किन ऐसी कौन सी कुंजी है जिनको हम नेविगेशन की बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सी कुंजियों को नेविगेशन की बोलते हैं भाई? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में 30वें क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन, इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? नेविगेशन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नेविगेशन की बोलेंगे। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। ठीक है, तो कीबोर्ड के अंदर जो नेविगेशन की कुंजियां होती हैं, अब नेविगेशन कुंजियां क्या होती हैं? जिनसे कर्सर इधर उधर जाता है, मतलब कर्सर को जो मूव करती है ना, ऐसी कुंजियां जो कर्सर को मूव करती हैं, कर्सर को इधर उधर ले जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेविगेशन की बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है F1 से F12, इन्हें हम बोलेंगे दोस्तों फंक्शन कुंजियां। फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती है। ठीक है, तो कोई आपसे ये बोल सकता है कि F1 से F12 तक की कीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है दोस्तों फंक्शन कुंजियां। क्या कहा जाता है दोस्तों? फंक्शन कुंजियां। और कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज कौन सी होती है दोस्तों? इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन, इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे दोस्तों? इनको हम नेविगेशन की बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों, नेविगेशन की बोलते हैं। तो किस किस को ये क्वेश्चन एकदम सटीक बैठ गया माइंड में। और F1 से F12 तक कौन सी कुंजियां होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों फंक्शन कुंजियां। कौन सी होती है दोस्तों, फंक्शन कुंजियां होती है। तो किस किस को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मुझे पहले ये बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही थे, बताइए दोस्तों जल्दी। 30 में से आपके कितने सही हुए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 30 में से 30 सही हैं, बताइए जल्दी से। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 30 में से 29 सही हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 30 में से 28 सही हैं, बताइए दोस्तों। जिनके सिर्फ अभी तक 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं। और जिनके 30 में से 25 के लगभग सही हैं, वो कितने लोग हैं, जल्दी से आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन लोग अभी तक मेरी क्लास को देख रहा है पूरी, और कौन कौन ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो एक साथ 30 क्वेश्चन देख चुके हैं अब तक, बताइए जल्दी से। और हाँ, आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो ये बताइए मुझे, जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है भाई। और हाँ, आपका एक काम भी है, एक काम दे रहा हूँ मैं आपको। 30 क्वेश्चन करने के बाद में 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आप इस क्लास को उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिनकी हाल फिलहाल में RSCT के एग्जाम है, ठीक है। जिनकी इस बार RSCT एग्जाम है ना, उनके पास ये क्लास पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको ये जरूरत है इस क्लास की, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड को, जो भी दोस्त वगैरह हैं, सबको आप इनको भेजिए क्लास को, ठीक है। शेयर कीजिए आप जल्दी से, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ तक की क्लास आपको कितनी समझ में आई वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले सवाल पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों सामने। 31वां क्वेश्चन है, कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है मॉडिफायर कीज, दूसरा है टॉन्गल कीज, तीसरा ऑप्शन है एक्शन कीज, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों एरो कीज। बताइए दोस्तों, कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आप 4 ऑप्शन देखिए एक बार आराम से, और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन मॉडिफायर कीज, दूसरा ऑप्शन टॉन्गल कीज, तीसरा ऑप्शन एक्शन कीज, या फिर एरो कीज। बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा यहाँ पे कैप्स लॉक और नम लॉक को, जल्दी से बताइएगा। 10 सेकंड का समय, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा अच्छे से। तो मैं समझाऊं उससे पहले आप इसका आंसर दीजिए एक बार। देखते हैं कौन कौन परफेक्ट बंदा है जो आंसर दे सकता है इसका, और किस किस को अच्छे से पता है कि भाई क्या कहते हैं। बताइए जल्दी से, कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कीज कहते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा किस प्रकार की कीज कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन जो 50-50 क्वेश्चन मैंने दिए ना आपको इस क्लास के अंदर, वो सारे ही एक से बढ़ के एक है, और सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए हम बोलेंगे आज उनको सुपर 50 क्वेश्चन क्लास। मतलब इस क्लास के अंदर है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 50-50 एकदम महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण उसी बंदे के लिए जो ढंग से देख रहा है। ये नहीं कि देख लिया, याद हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है, बस आगे बढ़ गए, ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको इन क्वेश्चन को समझना भी है और आराम से देखना है दोस्तों, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो 50 क्वेश्चन में लेके आया ना, उससे ही कम से कम 60-70 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ढंग से देखते हो तो, ठीक है। बताइए दोस्तों, कैप्स लॉक और नम लॉक को किस प्रकार की कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मॉडिफायर कीज, टॉन्गल कीज, एक्शन कीज, या फिर एरो कीज। बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, आपने पता नहीं दिया कि नहीं दिया। देखिए 3 तरीके की होती है, एक तो होता है कैप्स लॉक, एक होता है नम लॉक, और एक और होता है दोस्तों स्क्रॉल लॉक। ध्यान रखना, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीनों जो कुंजियां होती है ना, उनको कहते हैं दोस्तों टॉन्गल कुंजी। क्या कहते हैं दोस्तों, टॉन्गल कुंजी। इनको ऑन ऑफ की कुंजी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है दोस्तों, ऑन ऑफ की, क्योंकि ये ऐसी कुंजियां होती हैं, अगर ऑन कर दी तो ऑन ही रहेंगी, ऑफ कर दी तो ऑफ ही रहेंगी। जैसे कैप्स लॉक है। अब सवाल ये आता है कि कैप्स लॉक क्या काम आता है भाई। तो कैप्स लॉक आता है दोस्तों सारे लेटर कैपिटल करने के लिए। मतलब जो भी लेटर आप लिखोगे ना कैप्स लॉक ऑन है तो सारे लेटर क्या आएंगे दोस्तों, बड़े अक्षरों में आएंगे, कैपिटल आएंगे। और नम लॉक क्या काम करता है, अगर नम लॉक ऑन हुआ तो नंबर्स काम करेंगे, नम लॉक ऑफ हुआ तो जो नंबर पैड के जो नंबर है ना वो काम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑन ऑफ की कुंजी होती है। अगर एक बार ऑन होगी तो ऑन ही रहेंगी, और ऑफ होगी तो ऑफ ही रहेंगी, ठीक है। तो इन्हें ऑन ऑफ की कुंजी भी कहा जाता है। अब सवाल ये आ जाए कि टॉन्गल कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3। पहली कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक, तीसरी स्क्रॉल लॉक, ठीक है। और सवाल ये आ जाए कि ऑन ऑफ की कुंजियां कितनी होती हैं, वो भी 3 ही होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है।
और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। तो मैंने 3-4 तरीके बताए आपको इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो आपको आराम से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। किस किस को क्लियर हो गया जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से, रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है? रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला डाटा सेव करने के लिए, दूसरा डिलीट की गई फाइल को देखने के लिए, तीसरा इंटरनेट चलाने के लिए और चौथा कंप्यूटर बंद करने के लिए। बताइए दोस्तों रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन डाटा सेव करने के लिए, दूसरा ऑप्शन डिलीट की गई फाइल को देखने के लिए, तीसरा ऑप्शन इंटरनेट चलाने के लिए और चौथा ऑप्शन दोस्तों कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? एक बात और, रिसाइकल बिन को हम कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? कंप्यूटर का डस्टबिन या कंप्यूटर का कचरा पात्र किसे कहते हैं दोस्तों? रिसाइकल बिन को कहते हैं। तो कुछ कुछ आंसर आपको आ गया होगा, अगर आ गया तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे आपको एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, डिलीट की गई फाइल को देखने के लिए। क्या दोस्तों? डिलीट की गई फाइल को देखने के लिए। 32वें में क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों? डिलीट की गई फाइल को देखने के लिए। किस किस का सही था भाई ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 33वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से बताइए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप RSCIT के अंदर कोई भी सवाल मतलब गलत नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर सवाल का सही जवाब दे दोगे आप, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कहीं तो मैं मानता हूँ कि आपने बहुत डीप पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, आपको बहुत डीप क्वेश्चन से याद है, आप आराम से RSCIT में पास हो जाओगे। तो नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है भाई? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर क्या है दोस्तों नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला Ctrl+N, दूसरा Shift+N, तीसरा ऑप्शन Ctrl+Shift+N और चौथा ऑप्शन है दोस्तों Alt+N। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? Ctrl+N होगा, Shift+N होगा, या फिर Ctrl+Shift+N होगा, या फिर Alt के साथ में N होगा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए दोस्तों, आपके पास है 10 सेकंड का समय। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। Ctrl+N, Shift+N, Ctrl+Shift+N या फिर Alt+N। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं भाई। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों Ctrl+Shift+N। इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+Shift+N। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब बात करें दोस्तों Ctrl+N क्या होता है, तो इससे हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या नया डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+N होती है। जबकि Ctrl+Shift+N किसकी होती है दोस्तों? नया फोल्डर की। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर लिखा आता है नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N है। अब सवाल आता है कि नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे आता है Ctrl+Shift+N। 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप आराम से देखिएगा कि नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+Shift+N है। क्या है दोस्तों? Ctrl+Shift+N। तो किस किस का सही था भाई 33वां क्वेश्चन? अगर सही है तो आराम से ध्यान रखना इस चीज़ का, मेरी का नोटिस कर लेना, चाहे वो बंदा फेल नहीं होगा RSCIT के अंदर। अब की बार फेल तो कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग मेरे को पता है अच्छे से पढ़ लेंगे और 14 क्वेश्चन पास करने होते हैं दोस्तों, तो आराम से कर ही लोगे आप। ठीक है, लेकिन बात 14 क्वेश्चन की नहीं है, बात है अच्छी खासी परसेंटेज बनाने की और अच्छे खासे एक तरीके से नंबर से पास होने की दोस्तों। ठीक है, एक तरीके से पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़िए आप, और मैं चाहता हूँ कि आपके 35 में से 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए अब की बार। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप ये क्लास देख रहे होंगे अच्छे से और आपको ये क्लास पसंद भी आ रही होगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एकदम नया है,
फिर नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, Ctrl+Shift+N। रट लेना दोस्तों, आ सकती है आपके बार एग्जाम में। अब चलते हैं दोस्तों 34वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा 33 तक किस किस को समझ में आ रही क्लास? अगर समझ में आ रही तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक। बार बार लाइक ही मत करना वरना अनलाइक हो जाएगा वो तो। और बार बार कमेंट आप कर सकते हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि जो सारे लेटेस्ट अपडेट आएंगे दोस्तों उनको मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको? 33 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अब जो भी 17-18 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको अब देखेंगे अब आगे। तो यहाँ तक क्लास कैसी लग रही है जल्दी बताइएगा। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34वां। 33 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हो गए होंगे दोस्तों, क्लियर आपको। अब चलते हैं दोस्तों 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? वाह, फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। F5 है, F2 है, F1 है या F3 है? बताइए दोस्तों फाइल का नाम किस शॉर्टकट की से बदला जा सकता है? F5 से, F2 से, F1 से या फिर F3 से? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी आइकन का या किसी फोल्डर का नाम बदला है और वो भी शॉर्टकट की से मतलब फंक्शन की से बदला है तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा दोस्तों। तो जिस जिसको पता है जल्दी से बताइएगा। और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो अब की बार भी पॉसिबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको दोस्तों। फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? F5 है, F2 है या F1 है या F3 है? जल्दी से बताइएगा क्या है दोस्तों। दोस्तों फाइल का नाम बदलने की जो शॉर्टकट की है ना वो है दोस्तों, क्या है पहले आप बताओ। 10 सेकंड का समय आपके पास में है भाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर इस क्वेश्चन को समझाने के बाद में। दोस्तों जो फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की है ना वो है दोस्तों F2। क्या है दोस्तों? F2 है। F2 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी फाइल का नाम हम बदल सकते हैं। किससे दोस्तों? फाइल का नाम बदल सकते हैं F2 से। किससे दोस्तों? F2 से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से F5 क्या काम आता है। अगर मैं बात करूँ डेस्कटॉप को क्या करता है दोस्तों, रिफ्रेश करता है। डेस्कटॉप के ऊपर क्या करता है दोस्तों, F5 रिफ्रेश करता है। नोटपैड में F5 क्या काम आता है दोस्तों, टाइम और डेट के लिए काम आता है। नोटपैड के अंदर टाइम और डेट लाने के लिए क्या करता है दोस्तों, F5 काम आता है। और बात करें हम पावर पॉइंट में क्या काम आता है दोस्तों, तो किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए है ना या रन करने के लिए क्या काम आता है दोस्तों, F5 काम आता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस किस को गया क्लियर जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों, देखिएगा। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, सीट कहलाती है, कॉलम कहलाती है या फिर रो कहलाती है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सेल कहलाती है, सीट कहलाती है, कॉलम कहलाती है या फिर रो कहलाती है? बताओ दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? किस किस ने एक्सेल पढ़ रखी है जल्दी से बताइएगा। और एक्सेल से याद आया वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर किस किस को पता है भाई। 35वां क्वेश्चन है, एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, सीट होती है, कॉलम होती है या फिर रो होती है? जल्दी से बताओ भाई क्या होती है, किस किस को पता है इसका आंसर। दोस्तों एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है दोस्तों सेल। क्या होती है दोस्तों? सेल। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से कई तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। पहला तरीका तो यही है कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। दूसरा क्या है कि कॉलम और सेल से, कॉलम और सेल के इंटरफेस से जो बनती है, जिसका निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल कहा जाता है। तो सेल किससे बनती है दोस्तों? कॉलम और रो के इंटरफेस से बनती है, ठीक है। तो कॉलम और रो के इंटरफेस से क्या बनती है दोस्तों? सेल बनती है। तो यहाँ सवाल ये बन सकता है कि कॉलम और रो के इंटरफेस से क्या बनती है दोस्तों? सेल बनती है। और दूसरा सवाल ये होगा कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? सेल होती है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि एक एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसके अंदर टोटल कॉलमों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बताइए।
एक एक्सेल की वर्कशीट के अंदर टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना 16,384 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 16,384 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट के अंदर। और रो कितनी होती है दोस्तों, ध्यान रखना 10,48,576। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों चीजों को, एक कॉलम के अंदर मतलब एक्सेल सीट के अंदर एक मतलब जो कॉलम होते हैं टोटल वो होते हैं 16,384, और अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है दोस्तों, वो होता है XFD। क्या होता है दोस्तों, XFD होता है। तो अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है दोस्तों, XFD होता है। मैं लिख देता हूँ XFD यहाँ पे, अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है। ठीक है, और टोटल कॉलम कितने होते हैं 16,384। टोटल रो कितनी होती है दोस्तों, 10,48,576। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आराम से कर लीजिएगा। ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि एक वर्कशीट के अंदर अंतिम कॉलम का नाम क्या है, XFD है। ठीक है, टोटल कॉलम कितने होते हैं 16,384 होते हैं। टोटल रो कितनी होती है 10,48,576 होती है। ठीक है, और एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और 35वां क्वेश्चन किस किस को अच्छे समझ में आ गया बताइएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है सवाल ये। ठीक है, और एक्सेल के काफी सारे सवाल आते हैं दोस्तों RSCRT के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो रट लीजिएगा और समझ भी लेना। रटना कम है, समझना ज्यादा है। रटोगे ना तो ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाएगा, ध्यान रखना। तो समझ के करना है सब चीजों को। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां। क्या है दोस्तों 36वां क्वेश्चन, पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किसके लिए होता है। यहाँ से पावर पॉइंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने जो ये पार्ट है ना इसके अंदर सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर किए हैं आपके, पावर पॉइंट के भी करूंगा मैं, MS वर्ड के भी हैं, एक्सेल के भी हैं, फुल फॉर्म भी है, मतलब सारी चीजों के यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। ठीक है, तो कंप्लीट एक तरीके से सिलेबस से मानो आप RSCRT का इस क्लास के अंदर। ठीक है, हर जगह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्लास आपको पसंद भी आ रही होगी अच्छे से। तो बताइए दोस्तों पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किसके लिए होता है। पहला ऑप्शन डेटा विश्लेषण, दूसरा ईमेल भेजने के लिए, तीसरा प्रस्तुति बनाने के लिए, और चौथा है दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए। बताइए दोस्तों डेटा मतलब सॉरी पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है, किस किसने पावर पॉइंट का प्रयोग किया है दोस्तों, पहले तो ये बताओ मुझे। अगर जिसने किया होगा प्रयोग उसको पता होगा दोस्तों कि ये क्या काम आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि MS वर्ड क्या काम आता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आता है। किसके लिए आता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो वैसे बताइए पावर पॉइंट क्या काम आता है दोस्तों, डेटा विश्लेषण में आएगा, या ईमेल भेजने में आएगा, या प्रस्तुति बनाने में आएगा, या प्रोग्रामिंग में आएगा। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट किसके काम आता है या किस काम आता है आपके, या किस प्रयोग आता है। जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड आपके सामने है, 10 सेकंड का समय आपके पास में। तो उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे दोगे। ठीक है, अगर पावर पॉइंट आपने यूज किया है तो। और पावर पॉइंट से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, मतलब महत्वपूर्ण है। एक्सेल भी महत्वपूर्ण है, MS वर्ड भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो पावर पॉइंट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सवाल यहाँ से बनेंगे आपके। तो कौन कौन चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर देना दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, किस किस को ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस किस का ये क्वेश्चन क्लियर है और उसको समझ में भी आ रहा है क्वेश्चन और आंसर देना चाह रहा है, तो जल्दी से दीजिएगा। 10 सेकंड का समय आपके सामने है। पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है, डेटा विश्लेषण, ईमेल भेजने, प्रस्तुति बनाने, या प्रोग्रामिंग के लिए। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या काम आता है पावर पॉइंट का प्रयोग। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्रस्तुति बनाने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन। क्या दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होगा, या हिंदी में बोले तो प्रस्तुति बनाने के लिए। ठीक है, तो किस किस का ये क्वेश्चन सही था बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, किस किस का ये क्वेश्चन सही था। अगर सही था तो आगे बढ़े फिर। तो पावर पॉइंट एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर देखा जाए RSCRT दृष्टि से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्रेजेंटेशन क्या होती है दोस्तों, जो पावर पॉइंट में काम आती है। ठीक है, तो प्रस्तुति बनाने के लिए क्या काम, मतलब एक तरीके से पावर पॉइंट का जो प्रयोग करेंगे प्रस्तुति बनाने के लिए करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 37वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला Ctrl+N, दूसरा Ctrl+M, तीसरा Ctrl+S, चौथा है दोस्तों Ctrl+P। बताइए दोस्तों नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+N है, Ctrl+M है, या Ctrl+S है, या फिर Ctrl+P है। जल्दी से बताइएगा नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। बताओ देखो कौन कौन इसका आंसर देना चाहता है भाई। नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N होती है, या फिर Ctrl+M होती है, या फिर Ctrl+S होती है, या फिर Ctrl+P होती है। जल्दी से बताइएगा
क्या होती है नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की। 10 सेकंड का समय आपके सामने है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है सही से। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा कंट्रोल प्लस एम। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस एम। तो मैं समझा देता हूँ आपको चारों ऑप्शन इस सवाल के। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, ठीक है। और नई स्लाइड बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम करते हैं। नई स्लाइड जोड़ने के लिए ध्यान रखना इस चीज का, नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम करते हैं। और कंट्रोल प्लस एस किया जाता है दोस्तों किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। क्या करते हैं दोस्तों, सेव करने के लिए काम आता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एस। और प्रिंट करने के लिए क्या काम आता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी आता है। तो सवाल कहीं से बन सकता है, चारों ऑप्शन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सवाल ये आता है कि नई फाइल बनाई जाती है कंट्रोल प्लस एन से, फाइल सेव की जाती है कंट्रोल प्लस एस से, और फाइल प्रिंट की जाती है दोस्तों कंट्रोल प्लस पी से। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ऑप्शन। और नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम है। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम। तो किस किस का 37वां क्वेश्चन एकदम सही था बताइए कमेंट बॉक्स में। और 37 में से भाई कितने सही हो गए ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा खुद का कि मैं कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहा हूँ दोस्तों। अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, तो अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। 38वां क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, F1 है, F2 है, F5 है या फिर F7 है। बताइए दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। जल्दी से आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि स्लाइड शो किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है। जल्दी से बताइए दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या होगा दोस्तों 38वें क्वेश्चन का सही आंसर, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। F1 होगा, F2 होगा, F5 होगा या फिर F7 होगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी पास हो जाएं इस परीक्षा में, और आपके दोस्तों की अगर एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों उनके पास में, जिससे उनको हेल्प हो जाएगी काफ़ी, और RSCIT में आराम से पास हो जाएंगे दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों पूरी RSCIT की एग्जाम के ऊपर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है मैंने, तो वो भी आप देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है और बहुत डीपली क्वेश्चन दिए हैं सारे। तो अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना एक बार, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा दोस्तों, सारी देखना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, तो अब बताइए दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया तो मैं भी बताता हूँ इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, अगर हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो शुरू करते हैं ना, तो हम प्रेस करना पड़ता है हमको F5। क्या करना पड़ता है दोस्तों, F5। ध्यान रखना F5 आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे करेगा, सवाल अगर ये आता है कि डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो F5 है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, F5 है। नोटपैड के अंदर टाइम और डेट लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5 है। और स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, F5 है। तो तीनों में ध्यान रखना, तीनों तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। वापिस सुनिएगा, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए F5 काम आता है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 काम आता है, और नोटपैड में टाइम और डेट के लिए भी क्या काम आता है दोस्तों, F5 काम आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है F5, क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एक तरीके से, फिर आंसर देना है इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 39 तो दोस्तों ये सवाल क्या है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ऐसा सवाल पहले आ चुका है इसी क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने पूछा था एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो मैंने बताया था उसी कंडीशन में 3-4 मैंने बताया था, इनको याद रखना है आपको। देखो सवाल आ गया है यहाँ से, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। सवाल यहाँ से बन सकता है आराम से, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, कई लोग इसको गलत करके आते हैं फिर। तो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, पहला ऑप्शन .docx है, दूसरा .xlsx है, या .pptx है, या .html है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से दे सकते हो जाकर के, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है इसका जवाब तो आप देखिए, मैं आपकी बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ कि आप इतनी बड़ी क्लास ले रहे हो आज मेरे साथ में, ठीक है, और बिना बोर हुए। खैर पता नहीं बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन क्या आपकी मजबूरी क्लास लेने की। दोस्तों मजबूरी कुछ नहीं है, अगर आप क्लास ले लेते हो तो मैं दावा करता हूँ
आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं जो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोर मत होइएगा और पूरी क्लास देखिए एक बार। तो सवाल ये था हमारा, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? पहला .docx है, दूसरा .xlsx है, या .pptx है, या .html है। बताइए दोस्तों क्या होगा पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन? जल्दी से बताइएगा क्या होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिए, वरना फिर मैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों .pptx। क्या होगा दोस्तों? .pptx। किस किस का सही था भाई? .pptx। ध्यान रखना, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। अगर बात करें एक्सेल का तो होता है .xlsx। और यहाँ पे बात करें डॉट एक तरीके से MS वर्ड की तो होता है दोस्तों .docx। ध्यान रखना, यहाँ पे तीनों चीज़ महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और बात करें HTML का क्या होता है? HTML जो लैंग्वेज होती है ना दोस्तों, उसका होता है .html। क्या होता है दोस्तों? .html। तो ये HTML लैंग्वेज का होता है। बात करें डॉक्यूमेंट का docx, एक्सेल का XLSX, और पावर पॉइंट का PPTX। ठीक है, और HTML क्या होगा दोस्तों? HTML का होगा दोस्तों .html। ठीक है, ध्यान रखना तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। पिछली बार भी आया था और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन मतलब एक तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 40वीं क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखना, वायरस क्या है दोस्तों? वायरस क्या है? पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा इनपुट डिवाइस और चौथा आउटपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों वायरस? अब मैं बोलूँ साइंस वाला वायरस नहीं, कंप्यूटर वाला वायरस बताना है आपको क्या होता है दोस्तों। ठीक है, वायरस क्या होता है? साइंस वाला नहीं, कंप्यूटर में वायरस क्या काम आता है दोस्तों, या क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, या आउटपुट डिवाइस होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है वायरस? दोस्तों जो कंप्यूटर में वायरस होता है, अगर आपको आता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से। 10 सेकंड का समय आपके पास में। वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जो वायरस होता है ना, वो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब बात करें वायरस क्या काम करता है दोस्तों? फाइलों पे अटैक करता है आपकी पे। ठीक है, और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? एंटीवायरस का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? एंटीवायरस का। तो किस किस का सही था? वायरस क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है दोस्तों? फाइलों को डिस्टर्ब करता है या फिर फाइलों में एक तरीके से एरर पैदा करता है। ठीक है, और इसको हटाने के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? एंटीवायरस का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 41वां है। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? आगे ने बात हुई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर बंद करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, डाटा कॉपी करने के लिए, या पासवर्ड बनाने के लिए? बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला कंप्यूटर बंद करने के लिए, दूसरा वायरस हटाने के लिए, तीसरा डाटा कॉपी करने के लिए, और चौथा पासवर्ड बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एंटीवायरस का जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों, अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में पहले, क्योंकि आपको भी तो आना चाहिए ना क्वेश्चन। आपने भी यूज किया होगा अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस। ठीक है, क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है कई बार मतलब वायरस की। तो एंटीवायरस का प्रयोग आपने किया होगा दोस्तों, मोबाइल में भी किया होगा या फिर सॉफ्टवेयर भी किया होगा। तो बताइए क्यों किया जाता है? जल्दी से बताना दोस्तों, 10 सेकंड का समय आपके सामने है। और ये बताना कि 41 मतलब 40 में से कितने सही हो गए भैया आपके? 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब 10 बच रहे हैं ओनली। 40 में से किस किस के 35 प्लस क्वेश्चन सही हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन अभी तक बोर नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि 2-2.5 घंटे की दोस्तों मूवी होती है और आप इस क्लास को देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मानता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ कि आपने इतनी क्लास ली दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा 41वें क्वेश्चन का सही जवाब? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर बंद करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, डाटा कॉपी करने के लिए, या फिर बात करें पासवर्ड बनाने के लिए? बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है? तो एंटीवायरस का जो उपयोग किया जाता है ना दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों वायरस हटाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? वायरस हटाने के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, वायरस हटाने के लिए। किस किस का सही है भाई ये? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 42वां। 41वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 42वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। तो 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, साइबर क्राइम किससे संबंधित है?
साइबर क्राइम किससे संबंधित है? हार्डवेयर की चोरी से, ऑनलाइन धोखाधड़ी से, प्रिंटर खराब होना या कंप्यूटर का फॉर्मेट होना? बताइए दोस्तों, साइबर क्राइम क्या है या किससे संबंधित रखता है? साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों या किससे संबंध रखता है दोस्तों? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। हार्डवेयर की चोरी होना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठीक है, प्रिंटर खराब होना या कंप्यूटर का फॉर्मेट होना? बताइए दोस्तों, क्या है साइबर क्राइम? जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड का समय आपके सामने है। दोस्तों, साइबर क्राइम जो होता है दोस्तों, वो होता है ऑनलाइन धोखाधड़ी। क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक बी ऑप्शन पर। साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन धोखाधड़ी। ठीक है, तो आप लोगों को बचना चाहिए साइबर क्राइम से। ठीक है, तो दोस्तों किस किस के 42 क्वेश्चन सही थे एकदम, और 42 का आंसर किसी किसी ने सही दिया था? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं बार बार कमेंट बॉक्स का मतलब बार बार कमेंट बॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सचेत रहोगे आप, और आपको पूरा क्लास पे ध्यान रहेगा दोस्तों। ठीक है, और किस किस ने अभी तक 42 के 42 क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है? बताइए दोस्तों, किस किस के 42 में 42 सही थे? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छे समझ में भी आई होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43वां। दोस्तों क्वेश्चन क्या है ये? मजबूत पासवर्ड कैसे होता है? मजबूत पासवर्ड कैसे होता है या कैसा होता है? सिर्फ नंबर वाला, सिर्फ नाम वाला, कम अक्षरों वाला, या अक्षर अंक व विशेष चिन्ह वाला? आपको पता होगा दोस्तों इसका जवाब तो अच्छे से। आपने मोबाइल के अंदर एक विशेष पासवर्ड लगा रखा होगा, मतलब एक तरीके से मजबूत पासवर्ड लगा रखा होगा। तो सिर्फ नंबर लगा रखा है, नाम लगा रखा है, या कम अक्षर लगा रखे हैं आपने, 2-4 अक्षर लगा दिए, या फिर उस पासवर्ड के अंदर आपने अक्षर भी लगा रखे हैं, अंक भी लगा रखे हैं और विशेष चिन्ह भी लगा रखे हैं? बताइए दोस्तों, एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बताइए जल्दी से। मुझे तो ये लग रहा है कि 99% लोग इसका सही जवाब देंगे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो सबका सही होगा एक तरीके से, क्योंकि सभी को पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है और सभी लोग पासवर्ड कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं दोस्तों। आपने लगा रखा है दोस्तों पासवर्ड? जल्दी से बताइएगा। खैर सभी जगह लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगा रखा होगा, सब जगह लगाते हैं दोस्तों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं सब। तो आप बताइए दोस्तों, अगर मजबूत पासवर्ड बनाना है तो क्या क्या चीज़ें यूज होंगी उसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से 43 क्वेश्चन में? दोस्तों मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए उसमें अक्षर भी चाहिए हमको, अंक भी चाहिए और विशेष चिन्ह भी चाहिए। लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक। ठीक है, तो अक्षर, अंक व विशेष चिन्ह वाला पासवर्ड जो होता है ना, क्या कहलाता है दोस्तों? मजबूत पासवर्ड कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों 44वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 44वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन इस पे चलने से पहले मुझे बताइएगा किस किस ने क्लास अभी तक शेयर नहीं की अपने दोस्तों को, तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो अभी आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। तो जल्दी से कीजिए शेयर अपने दोस्तों को क्लास को। किस किस ने शेयर नहीं किया अभी तक, कर दीजिए जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? पहला, कागज पर काम करना, दूसरा ऑनलाइन सेवाएं देना, तीसरा इंटरनेट बंद करना, और चौथा है दोस्तों फिजिकल फॉर्म भरना। बताइए दोस्तों, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? पहला, कागज पर काम करना, दूसरा ऑनलाइन सेवाएं देना, तीसरा इंटरनेट बंद करना, और चौथा है दोस्तों फिजिकल फॉर्म भरना। बताइए दोस्तों, क्या है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य? 44 क्वेश्चन, मतलब 43 पूरे हो चुके हैं, 44वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? कागज पर काम करना, ऑनलाइन सेवाएं देना, इंटरनेट बंद करना, या फिजिकल फॉर्म भरना? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब, और किस किस को इसका आंसर आता है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बताइए अब 6 ही क्वेश्चन बच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि 6 के 6 आपके सही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब तक चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना 6 के 6, मतलब 44 से लेकर 50 तक, वो सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए दोस्तों। तो कौन कौन ऐसा बंदा है जो चाहता है कि उसके सारे क्वेश्चन सही हो दोस्तों? तो बताइए इसका जवाब क्या है। और डिजिटल इंडिया में तो आप भी आते हैं दोस्तों, और क्या होता है डिजिटल इंडिया, आप बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपने उपयोग किया होगा डिजिटल इंडिया का भी। किस प्रकार किया है बताइए? कागज पर काम करना, ऑनलाइन सेवाएं देना, इंटरनेट बंद करना, या फिजिकल फॉर्म भरना? क्या होता है दोस्तों डिजिटल के अंतर्गत, क्या आता है बताइए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो मैं आपसे लूंगा पहले। 10 सेकंड आपके पास में, तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, उम्मीद है आप इसका सही जवाब दे ही दोगे।
दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑनलाइन सेवाएं देना। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन सेवाएं देना। ठीक है, तो डिजिटल जो सेवा होती है दोस्तों वो होती है जैसे फोन पे करना, पेटीएम करना, वो सब डिजिटल के अंदर आता है। तो आप यह ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑनलाइन सेवाएं देना। क्या है दोस्तों? ऑनलाइन सेवाएं देना। अब चलते हैं दोस्तों 45वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 44 क्वेश्चन तक आपको अच्छी समझ में आई होगी क्लास। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए सामने वापस एमएस वर्ड का ही क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे होने को। तो ये एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में माक्रो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, दूसरा ग्राफिक बनाने के लिए, तीसरा बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में माक्रो का प्रयोग क्या होता है? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद है आप इसका जवाब दे पाओगे कमेंट बॉक्स में आसानी से। तो कौन कौन चाहता है इसका जवाब देना दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। एमएस वर्ड में माक्रो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। जल्दी से बताना, 10 सेकंड का समय आपके सामने है और उम्मीद है आप इसका जवाब दोगे सही से कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों अभी तक अगर आपने क्लास शेयर नहीं की दोस्तों के पास तो जल्दी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये क्लास पूरे इंडिया में चली जाए जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट हो। खैर जो एसएटी की एग्जाम होती है वो राजस्थान के अंदर ही होती है, लेकिन अगर कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है या बीएसएफ एससी में तैयारी कर रहा है तो वो भी ले सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो उनके भी है। और कंप्यूटर की जो क्लास लेने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है कंप्यूटर की। ठीक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन से ध्यान रखना, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप उसके पास शेयर कर सकते हो जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या फिर जो बीएसएफ एससी में कर रहा है, कंप्यूटर की कोई सी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है ना, उसके पास आप इसको शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो एमएस वर्ड में माक्रो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेट करने के लिए। तो किस किस का सही था भाई 45वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 45 तक आपके एकदम समझ में आ गए होंगे, जिसको समझ में आ गए बताइए। अब चलते हैं दोस्तों 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या है? एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या है? टेक्स्ट को छोटा बनाता है, पैराग्राफ के पहले अक्षरों को बड़ा करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को कैपिटल करता है, या टेबल बनाता है। वापिस सुनिए, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या करता है? टेक्स्ट को छोटा बनाता है, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को कैपिटल करता है, या फिर टेबल बनाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या काम आता है? दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या काम आता है? अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जल्दी से देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं भाई, किस किस ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है। और 4 ही क्वेश्चन बच रहे हैं अब, तो ज़्यादा बोर मत होइएगा, क्लास देखिए आराम से। और किस किस को क्लास अच्छी लगी सच बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका क्या रिव्यू रहेगा इस क्लास को लेकर के, और अगली क्लास आपको कब चाहिए वो बताइए जल्दी से, ठीक है। और ये बताना कि अगली क्लास में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए आपको अगली क्लास के अंदर, वो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 50 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए, या फिर 35 चाहिए, कितने चाहिए जल्दी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना इस चीज़ का जवाब। लेकिन अब बताइए आप एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट को छोटा बनाता है, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करता है, या पूरे डॉक्यूमेंट को कैपिटल करता है, या टेबल बनाता है। दोस्तों ड्रॉप कैप का जो काम होता है ना, वो क्या काम करता है? पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करता है। क्या करता है दोस्तों? पैराग्राफ के पहले अक्षर को क्या करता है दोस्तों? बड़ा करता है। तो किस किस का यहाँ पे बी ऑप्शन सही था दोस्तों, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई हमारा सही था ये जवाब। किस किस को इसका आंसर आता था पहले से ही, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है अगर आता था तो आपको। अब चलते हैं दोस्तों 47वें सवाल की ओर। 47वां क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज विकल्प का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज विकल्प का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट लॉक करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, एडिटिंग पर निगरानी रखने के लिए, डॉक्यूमेंट का बैकअप लेने के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज विकल्प का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट लॉक करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए,
एडिटिंग पर निगरानी रखने के लिए या डॉक्यूमेंट बैकअप करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। किस किस को आता है एमएस वर्ड के अंदर ट्रैक चेंज क्या होता है भाई, किस किस को आता है इसका जवाब सही, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और कौन कौन ऐसे बंदे जिन्होंने अभी तक सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, ऐसे कितने लोग हैं भाई जल्दी बताइएगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके 47 में 47 सही है अभी तक, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज का जो विकल्प प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों एडिटिंग पर निगरानी रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों? एडिटिंग पर निगरानी रखने के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, एडिटिंग पर निगरानी रखने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 48वां। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों 48वां ये, और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट पासवर्ड, दूसरा आ रहा है फाइल प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, तीसरा आ रहा है व्यू सिक्योरिटी, या फिर होम इनक्रिप्ट। बताइए दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? किस ऑप्शन को यूज करके आप पासवर्ड सेट कर सकते हो दोस्तों अगर आपको आता है इसका जवाब तो बताइए जल्दी से। आपके पास है 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं दोस्तों। जल्दी से बताइएगा किस किस को इसका आंसर पता है दोस्तों, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले फाइल में, और फिर जाएंगे दोस्तों प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों इसके लिए। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन ठीक। पहले जाएंगे हम फाइल में, फिर जाएंगे हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, फाइल और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। किस किस का सही था भाई जल्दी बताइएगा, किस किस का सही था ये क्वेश्चन। अगर किसी ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है, फाइल लॉक किया होगा ना, तो इसको इसका जवाब जरूर पता होगा। अब चलते हैं दोस्तों 49 मतलब 49वें क्वेश्चन की ओर। तो 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस वर्ड में जस्टिफाई का कार्य है, मतलब क्या कार्य जस्टिफाई का एमएस वर्ड के अंदर? पहला ऑप्शन टेक्स्ट को बाएं साइड से सेट करता है, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? टेक्स्ट को दाएं साइड से सेट करता है, टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर सेट करता है, या टेक्स्ट को बीच में सेट करता है? बताओ दोस्तों जल्दी इसका क्या है सही जवाब। एमएस वर्ड में जस्टिफाई क्या काम आता है दोस्तों? आप दे सकते हो इसका आंसर अगर आपको आता है तो। एमएस वर्ड में जस्टिफाई का कार्य क्या है? क्या कार्य दोस्तों जस्टिफाई का एमएस वर्ड के अंदर? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट को बाएं साइड से सेट करता है, दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट को दाएं साइड से सेट करता है, तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर सेट करता है, और चौथा ऑप्शन टेक्स्ट को बीच में सेट करता है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप जाइए और दीजिए इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, तो वेट करता हूं दोस्तों 10 सेकंड का, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। अगर आपको आता है तो बता सकते हो इसका आंसर आप। दोस्तों पहले मैं समझा देता हूँ आपको 4 ऑप्शन इस सवाल के। पहला ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट को बाएं साइड सेट करता है, तो बाएं साइड से कौन करता है? लेफ्ट अलाइनमेंट करता है, मतलब अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों। सवाल अलाइनमेंट से, अलाइनमेंट आपके 4 होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर, तीसरा होता है राइट, और चौथा होता है जस्टिफाई। तो यहाँ पे जो राइट होता है, लेफ्ट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। वो क्या काम करता है? बाएं साइड से क्या करता है दोस्तों? सेट करता है अक्षरों, मतलब सिद्ध में करता है एक तरीके से। दाएं साइड से कौन करता है? राइट अलाइनमेंट करता है। लेकिन दोनों साइड से कौन करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों जस्टिफाई करता है। कौन करता है दोस्तों? जस्टिफाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उसके दोनों साइड से जो भी अक्षर होते हैं ना, वो संरेखित होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं दोस्तों। लेकिन जो बीच से सेट करता है वो करता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट दोस्तों? सेंटर। सवाल कई तरीके से आ सकता है। सवाल ये भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है दोस्तों? लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और बात करें टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ के? 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जस्टिफाई क्या कार्य करता है? टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर सेट करता है। क्या करता है दोस्तों? टेक्स्ट को दोनों साइड से क्या करता है? बराबर सेट करता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 50वां है। 49 आपको समझ में आ गए होंगे। और अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? वो है 50वां क्वेश्चन, और वो है दोस्तों एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कार्य क्या है?
MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कार्य क्या है? पहला, टेक्स्ट को कॉपी करता है। दूसरा, टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करता है। तीसरा ऑप्शन, टेक्स्ट को रंगता है। और चौथा ऑप्शन, पेज का रंग बदलता है। चार ऑप्शन वापस सुन लीजिए एक बार। टेक्स्ट को कॉपी करता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करता है, टेक्स्ट को रंगता है, या फिर पेज का रंग बदलता है। तो बताइए दोस्तों, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कार्य क्या है? जल्दी से बता सकते हो आप। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों, MS वर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, वो काम करता है दोस्तों टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना। क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। दोस्तों, सवाल ये भी आ सकता है कि एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना किसका काम होता है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर का होता है। क्या काम करता है दोस्तों? जो फॉर्मेटिंग एक पैराग्राफ पे है ना, उसको दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना किसका काम होता है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। तो सवाल यहाँ से ये भी बनता है, और सवाल ये भी बनता है कि MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कार्य क्या है? टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करना। ठीक है, तो कई तरीके से सवाल बन सकता है ये, और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, किस किस को ये क्लास पूरी अच्छी से समझ में आई और ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे? और दोस्तों, वैसे 50 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज शेयर किए हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे कैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और किस किस को पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली क्लास आपको कब चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली क्लास में कितने क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में चाहिए बताइए एक तरीके से। ठीक है, कि अगली क्लास आपकी कितने क्वेश्चन की होनी चाहिए? क्या 50 के लिए आऊँ अगली क्लास भी आपको मैं? दोस्तों बताइए कितनी देर की क्लास होनी चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चंस की क्लास होनी चाहिए। और साथ में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जिस बंदे ने देखी है ना, मतलब ये क्लास पूरी जिस बंदे ने देखी है ना, उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे से एग्जाम में पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इस क्लास में बताई है, आपको पता है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद है आपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर भी किया होगा। तो किस किस ने शेयर किया है कमेंट बॉक्स में बताइए, और लिखिए कि सर मैंने इस क्लास को शेयर किया है। और कितने लोगों के पास शेयर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन लोग इसको शेयर करते हैं, मतलब कितने लोगों के पास आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर करना। और साथ में इस क्लास को पूरी देखना है आपको भी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बार बार भूल रहे हो, तो आप नोटबुक में उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन भूलने की, मतलब एक तरीके से है ना कि याद नहीं रहा, तो आप उसको नोटबुक में लिखना, जिससे अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। और क्लास में उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा, जिससे आपके माइंड में वो क्वेश्चन अच्छे से बैठ गए होंगे दोस्तों, और एग्जाम में आप गलत नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि सर OMR सीट कैसे भरनी है, अगर कोई नया बंदा है जो पहली बार एग्जाम देगा और उसको लग रहा है कि OMR सीट कैसे भरनी है, तो मैं OMR सीट भरने का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाइएगा और आराम से OMR सीट की देखना क्लास। या फिर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है OMR सीट फिल कैसे करते हैं। मैंने एक एक चीज़ बता रखी है पूरी उसमें, कि कैसे OMR सीट भरनी है, कैसे आपको रोल नंबर फिल करने हैं उसके अंदर, और कैसे आपको जो भी है बुक सीरियल जो नाम देने हैं, बुलेट नंबर देने हैं, या फिर कैसे क्वेश्चनों का गोला काला करना है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है अच्छे से। तो आप एक बार देखिएगा। ठीक है, आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, दोसा कंप्यूटर वाला, जाके अभी चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ में अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे बता सकते हो, जाके फॉलो कर लीजिए दोसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, और उम्मीद है इस क्लास को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए मेरी क्लास को सारी। और ये क्लास पूरी होने के बाद में प्लेलिस्ट में जाना और सारी क्लास एक बार जरूर देखना। ठीक है, और अगली क्लास जल्दी आने वाली है दोस्तों, और ये तो आप बताओगे कितने क्वेश्चंस लेके आऊँ अगली क्लास के अंदर, और बता देना। चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।